हेलो सीएफए कैंडिडेट्स। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसे हम एफएसए भी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीएफए लेवल 1 करिकुलम की बिल्कुल नींव है। एक सक्सेसफुल एनालिस्ट बनने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप सोचिए, आप किसी कंपनी की असलियत, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी वैल्यू कैसे जज करेंगे? इसको ना एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर लैब रिपोर्ट्स और सिम्टम्स देखकर पेशेंट की हेल्थ का पता लगाता है, बिल्कुल वैसे ही एक फाइनेंशियल एनालिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके कंपनी की परफॉर्मेंस को डायग्नोस करता है। और एफएसए बस यही स्किल हमें सिखाता है। तो आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या चीज? बहुत ही आसान शब्दों में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी की पास्ट, करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट जैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। अब देखिए, एक इक्विटी एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन वहीं एक क्रेडिट एनालिस्ट का फोकस कहाँ होगा? सॉल्वेंसी पर, यानी कंपनी अपना डेट टाइम पर चुका पाएगी या नहीं, इस कैपेसिटी पर। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम दी एनालिस्ट रोड मैप देखेंगे। फिर हम ये पता करेंगे कि ऑफिशियल डेटा मिलता कहाँ से है। उसके बाद हम ऑडिटर्स रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और दूसरे सोर्सेज की बात करेंगे, और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट की टेकअवेज डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल एनालिसिस आखिर करते कैसे हैं? क्या इसका कोई सेट प्रोसेस है? बिल्कुल है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड 6 फेज फ्रेमवर्क है। ये हर एनालिस्ट के लिए एक रोड मैप, एक गाइड की तरह काम करता है। और एग्जाम के लिए इस स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। ये रहा वो पूरा मास्टर प्लान। देखिए, इसकी शुरुआत होती है मकसद तय करने से, यानी आर्टिकुलेट पर्पस। फिर आता है कलेक्ट डेटा और प्रोसेस डेटा, जिसमें हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। एक बार डेटा प्रोसेस हो गया तो हम उसे एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद हम अपने कंक्लूजन्स कम्युनिकेट करते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना। और सबसे आखिर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आता है फॉलो अप, जो हमारे एनालिसिस को अप टू डेट रखता है। तो पहले 3 फेजेस को आप स्टेज सेट करना समझ सकते हैं। फेज 1 आर्टिकुलेट पर्पस। यहाँ हम गोल सेट करते हैं कि ये एनालिसिस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए है या डेट के लिए। फेज 2 कलेक्ट डेटा में हम सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। और फेज 3 प्रोसेस डेटा में हम इस रॉ डेटा को यूजफुल बनाते हैं, मतलब रेशियोज कैलकुलेट करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाना, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब शुरू होता है असली काम, फेज 4 से। यहाँ हम नंबर्स को मीनिंगफुल इनसाइट्स में बदलते हैं, मतलब नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं उसे समझते हैं। फिर आता है फेज 5, जहाँ एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें एक क्लियर रिकमेंडेशन होती है, जैसे बाय, होल्ड या सेल। और जैसा मैंने पहले कहा, फेज 6 यानी फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट्स और कंपनीज बदलती रहती हैं, इसलिए एनालिसिस को समय समय पर रिव्यू करना ही पड़ता है। ओके, तो हमने फ्रेमवर्क तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक एनालिस्ट को ये सारी इंफॉर्मेशन, ये डेटा मिलता कहाँ से है? चलिए अब डेटा के प्राइमरी सोर्सेज पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो SEC फाइलिंग सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसमें सबसे पहले है फॉर्म 10K। ये कंपनी की डिटेल्ड ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट होती है। फिर है फॉर्म 10Q, जो हर क्वार्टर की अनऑडिटेड अपडेट देती है। फॉर्म 8K तब फाइल होता है जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हो, जैसे कोई मर्जर या एक्विजिशन। और आखिर में प्रॉक्सी स्टेटमेंट। इससे हमें मैनेजमेंट की सैलरी और कंपनी गवर्नेंस के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स तो ठीक है,
लेकिन एनुअल रिपोर्ट का एक सेक्शन ऐसा है जो हर एनालिस्ट के लिए सोने की खान जैसा है। वो है मैनेजमेंट्स डिस्कशन एंड एनालिसिस या MD&A। यहाँ मैनेजमेंट खुद बताता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, आगे के ट्रेंड्स क्या हैं और कंपनी को क्या रिस्क्स हैं। ये वो कॉन्टेक्स्ट है, वो कहानी है जो आपको सिर्फ नंबर्स में कभी नहीं मिलेगी। सोचिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कंपनी खुद बनाती है, तो क्या हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? यहीं पर रोल आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट का। ये एक इंडिपेंडेंट चेक है, एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो हमें बताता है कि कंपनी के दिए हुए स्टेटमेंट्स कितने रिलायबल, कितने भरोसेमंद हैं। तो इस रिपोर्ट में देखना क्या होता है? मुख्य रूप से दो तरह की ओपिनियंस होती हैं। पहली है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जिसे क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। इसका मतलब है सब ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बेस्ट पॉसिबल आउटकम है। दूसरी तरफ है क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब है कि आमतौर पर सब ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक मैटर में कुछ गड़बड़ है। ये एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है जिस पर एनालिस्ट को ध्यान देना चाहिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट में आजकल एक और चीज मिलती है, क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स या कैम्स। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में ये वो इश्यूज हैं जिनको ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को बहुत कॉम्प्लेक्स या सब्जेक्टिव जजमेंट लेना पड़ा। बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो हिस्से हैं जहां मैनेजमेंट के जजमेंट और गलती होने का रिस्क यानी मिस स्टेटमेंट का रिस्क सबसे ज्यादा है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं। पूरी दुनिया की कंपनीज एक ही तरह के अकाउंटिंग रूल्स फॉलो नहीं करती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। एक एनालिस्ट के लिए इन स्टैंडर्ड्स के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप दो अलग अलग देशों की कंपनीज को कंपेयर कर रहे हों। दुनिया में दो मेन स्टैंडर्ड्स चलते हैं, US GAAP और IFRS, और इन दोनों में काफ़ी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, US GAAP इन्वेंट्री के लिए लाइफो मेथड अलाउ करता है, लेकिन IFRS इसको साफ साफ प्रोहिबिट करता है। ऐसे ही डेवलपमेंट कॉस्ट्स को लेकर भी अलग अलग रूल्स हैं। ये डिफरेंसेस क्रॉस बॉर्डर कंपनीज के कंपैरिजन को, जिसे हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कहते हैं, मुश्किल बना देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छा एनालिस्ट सिर्फ ऑफिशियल फाइलिंग्स तक ही सीमित नहीं रहता। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें दूसरे सोर्सेज को भी देखना पड़ता है, जैसे कि कंपनी की अर्निंग्स कॉल्स, उनके इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशंस, प्रेस रिलीजेस और यहाँ तक कि थर्ड पार्टी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। इन सब से मिलकर ही एक कंप्लीट व्यू बनता है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं? चलिए एक बार जल्दी से इन की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, हमेशा याद रखें कि FSA कोई रैंडम काम नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड 6 फेज प्रोसेस है। दूसरी बात, डेटा के लिए 10K और 10Q तो हैं ही, लेकिन नंबर्स के पीछे की असली कहानी आपको MD&A में ही मिलेगी। तीसरा, ऑडिटर्स रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, हमेशा क्लीन ओपिनियन ढूंढें। और आखिरी, जब भी कंपनीज कंपेयर करें, IFRS और US GAAP के बीच के डिफरेंसेस को कभी नज़रअंदाज मत करिएगा। और अब आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में डेटा तो हर जगह है, सबके पास है, तो फिर एक अच्छे एनालिस्ट और एक ग्रेट एनालिस्ट में क्या फ़र्क है? फ़र्क डेटा कलेक्ट करने में नहीं है, फ़र्क है उस डेटा को इंटरप्रेट करने में, उससे इंसाइट्स निकालने में। यही क्रिटिकल थिंकिंग, यही गहरी समझ है जो असल में मायने रखती है। CFA कैंडिडेट्स, स्वागत है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में महारत हासिल करनी है तो इनकम स्टेटमेंट को समझना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए इसे डिकोड करने के लिए अपना एनालिस्ट टूलकिट बनाते हैं। देखिए, ये कोट बिल्कुल सही बैठता है। ज्यादातर कंपनियां अपनी अर्निंग्स पर ही तो फोकस करती हैं, है ना? क्योंकि इन्वेस्टर्स और मार्केट सब इसी नंबर को परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर मानते हैं। इसलिए एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा पहला काम इस नंबर की क्वालिटी को समझना है। तो इस टूल किट में हमारे 4 मेन टूल्स होंगे।
हम शुरुआत करेंगे टॉप लाइन से, यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर हम देखेंगे कि कंपनियां कैपिटलाइज वर्सेस एक्सपेंस का फैसला कैसे लेती हैं। इसके बाद हम नॉन रिकरिंग आइटम्स को हैंडल करना सीखेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टूल किट का पहला टूल टॉप लाइन को समझने के बारे में है, रेवेन्यू। ये किसी भी एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है और सच कहूं तो यहीं पर अकाउंटिंग की सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी हो सकती है। चाहे आईएफआरएस हो या यूएस गैप, जो कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों का एक ही कोर प्रिंसिपल है, रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करें जब आपने उसे अर्न कर लिया हो। अब अर्न करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुड या सर्विस का कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो गया हो और आपको पेमेंट मिलने की पूरी उम्मीद है। अब इस प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड्स ने ये 5 स्टेप मॉडल दिया है। ये मॉडल आप कह सकते हैं एक तरह का रोड मैप है जो कंपनीज को गाइड करता है ताकि वे हर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेवेन्यू को सही तरीके से, सही समय पर और सही अमाउंट में रिकॉग्नाइज कर सके। अच्छा, अब यहां जरा ध्यान दीजिए। एक ही ट्रांजैक्शन को प्रिंसिपल या एजेंट के तौर पर रिपोर्ट करने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों केसेस में $30 ही है, लेकिन प्रिंसिपल रिपोर्टिंग में रेवेन्यू $100 है और ग्रॉस मार्जिन 30%। वहीं एजेंट रिपोर्टिंग में रेवेन्यू सिर्फ $30 है पर ग्रॉस मार्जिन 100% दिखता है। कमाल है ना? एक एनालिस्ट को यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कंपनी के स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी का परसेप्शन वो पूरी तरह बदल जाता है। रेवेन्यू के बाद इनकम स्टेटमेंट की दूसरी सबसे बड़ी लाइन आइटम होती है एक्सपेंसेस। तो हमारा दूसरा टूल इसी से जुड़ा है, ये समझना कि एक कंपनी अपने खर्चों को कैपिटलाइज करती है या एक्सपेंस आउट करती है। ये अकाउंटिंग में मैनेजमेंट के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि इस एक फैसले से कंपनी की शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और हां, ये अर्निंग्स मैनेजमेंट का एक कॉमन तरीका भी है। ये टेबल इस ट्रेड ऑफ को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। देखिए, CAP इंक जो कैपिटलाइज करती है, उसका पहले साल का नेट इनकम, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और एसेट्स सब ज्यादा हैं। वहीं नाउ इंक जो एक्सपेंस करती है, उसके नंबर्स कम हैं। लेकिन फ्यूचर में CAP इंक को डिप्रीसिएशन चार्ज करना होगा, जिससे उसकी ग्रोथ स्लो दिख सकती है। ये चॉइस फाइनेंशियल रेशियोज जैसे ROE पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर। देखिए, एक एनालिस्ट का काम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखना नहीं है, बल्कि फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। और इसके लिए हमें कंपनी की रेगुलर सस्टेनेबल अर्निंग्स को वन ऑफ इवेंट्स यानी स्पेशल आइटम्स से अलग करना सीखना ही होगा। यहाँ 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जो बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा बेचने जैसा है। इसे हम फ्यूचर अर्निंग से पूरी तरह हटा देते हैं, सिंपल। दूसरी तरफ है अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम्स, जैसे किसी एसेट की सेल से हुआ बड़ा गेन या लॉस। यहाँ एनालिस्ट को अपना जजमेंट यूज करना पड़ता है कि क्या ये सच में वन टाइम इवेंट है या ये कंपनी के बिजनेस का कोई हिडन रिस्क है जो बार बार हो सकता है। और अब हमारा आखिरी टूल, जो शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला मैट्रिक है, अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS। तो बेसिक EPS हमें बताता है कि आज के आउटस्टैंडिंग शेयर्स के हिसाब से पर शेयर अर्निंग कितनी है। लेकिन डाइल्यूटेड EPS एक व्हाट इफ कैलकुलेशन है। ये दिखाता है कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या स्टॉक ऑप्शंस जैसे पोटेंशियल शेयर्स भी एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो पर शेयर अर्निंग कितनी कम हो जाएगी। ये ज्यादा कंजर्वेटिव व्यू है और एनालिस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। कन्वर्टेबल डेट के मामले में डाइल्यूटेड EPS के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एडजस्ट करते हैं। न्यूमरेटर में हम नेट इनकम में आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस को वापस ऐड करते हैं,
क्यों? क्योंकि लॉजिक ये है कि कन्वर्जन के बाद ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट? और डिनोमिनेटर में हम उन नए शेयर्स को ऐड करते हैं जो कन्वर्जन से इश्यू होंगे। स्टॉक ऑप्शंस के लिए हम ट्रेजरी स्टॉक मेथड यूज करते हैं। यहां लॉजिक थोड़ा अलग है। न्यूमरेटर यानी नेट इनकम चेंज नहीं होता। डिनोमिनेटर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी को ऑप्शंस एक्सरसाइज होने पर जो कैश मिलेगा उससे वह मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीदेगी। इसीलिए हम सिर्फ नेट न्यू शेयर्स को यानी इशू हुए शेयर्स माइनस खरीदे गए शेयर्स डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। तो हमारा टूल किट अब तैयार है। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, स्पेशल आइटम्स और ईपीएस। अब देखते हैं कि एक एनालिस्ट के तौर पर इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम क्या की इनसाइट्स निकाल सकते हैं। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय इस चेकलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखें। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडजस्ट करें। फ्यूचर फोरकास्ट के लिए रिकरिंग इनकम को नॉन रिकरिंग से अलग करें और हमेशा बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों को देखें ताकि पोटेंशियल डाइल्यूशन का पता चल सके। याद रखिए, सिर्फ रिपोर्टेड नंबर नहीं, अर्निंग्स की क्वालिटी पर फोकस करना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि रूल्स क्या हैं, बल्कि ये है कि मैनेजमेंट इन रूल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। ये टूल किट आपको वही समझने में मदद करेगा। तो अब अगली बार जब आप कोई इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आप कौन सा अकाउंटिंग क्वालिटी इशू सबसे पहले ढूंढेंगे? हेलो और वेलकम सभी CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स को। आज हम बैलेंस शीट को अच्छे से समझेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और एग्जाम के लिए तो ये एक क्रिटिकल टॉपिक है ही। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बेसिक इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, फिर इंटैंजिबल एसेट्स और गुडविल को डिकोड करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को समझेंगे और आखिर में रेशियो एनालिसिस और एनालिस्ट टूल किट पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बियॉन्ड द बेसिक इक्वेशन। देखिए, ये फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होता है, लेकिन एक एनालिस्ट के लिए असली कहानी इन नंबर्स के पीछे छिपी होती है। बैलेंस शीट, जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया है, वो एक स्नैपशॉट की तरह है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर दिखाता है कि कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, यानी कंपनी क्या ओन करती है, और उसकी लायबिलिटीज एंड इक्विटी क्या हैं, यानी उस पर किसके क्लेम्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बैलेंस शीट पर हर चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं होती। एक एनालिस्ट को कंपनी की सही वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू समझने के लिए फेयर वैल्यू जैसे अलग-अलग मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग इनटैंजिबल एसेट्स एंड गुडविल। इस सेक्शन में हम उन एसेट्स को देखेंगे जिनका कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन उनकी वैल्यू कई बार बहुत ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले इनटैंजिबल एसेट्स होते क्या हैं? देखिए, ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और लाइसेंसेस। अच्छा, यहाँ क्रूशल पॉइंट इनकी अकाउंटिंग का है। सब कुछ डिपेंड करता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है यानी लिमिटेड या इंडेफिनिट है यानी अनलिमिटेड। जिनकी लाइफ फाइनाइट होती है उन्हें अमोर्टाइज किया जाता है, और जिनकी लाइफ इंडेफिनिट होती है उन्हें हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। ये टेबल एक एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IFRS और US गैप के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसे समझना जरूरी है, खासकर R&D कॉस्ट्स को लेकर। अब ये अल्फा इंक्स का केस देखिए। IFRS के अंडर डेवलपमेंट कॉस्ट्स को कैपिटलाइज किया जा सकता है, लेकिन US गैप कहता है कि इन्हें एक्सपेंस करना होगा। बिल्कुल अलग-अलग ट्रीटमेंट है। चलिए अब बात करते हैं गुडविल की। ये एक बहुत ही यूनिक इनटैंजिबल एसेट है।
ये सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है और परचेज प्राइस उस कंपनी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू से ज्यादा होती है। गुडविल को एमोटाइज नहीं करते, बल्कि हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। एग्जाम के लिए गुडविल कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 परचेज प्राइस पता करें। स्टेप 2 नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालें। और स्टेप 3 बस इन दोनों का डिफरेंस वही गुडविल है। एक एनालिस्ट को ना गुडविल को लेकर हमेशा थोड़ा स्केप्टिकल रहना चाहिए। जैसा कि ये कोट बता रहा है, गुडविल अक्सर एक्विजिशन के लिए की गई ओवर पेमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे आगे चलकर राइट डाउन्स का रिस्क बना रहता है। अब इस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखिए, सेफवे का लगभग $2 बिलियन का गुडविल इम्पेयरमेंट चार्ज। इससे पता चलता है कि अगर कोई एक्विजिशन स्ट्रैटेजी गलत हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये चार्ट 2 बिल्कुल अलग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को हाईलाइट करता है। एक तरफ एसएपी है, जिसका हाई गुडविल परसेंटेज दिखाता है कि वो ग्रोथ बाय एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एप्पल है, जिसका लो परसेंटेज उनके ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस को दर्शाता है, यानी कंपनी इंटरनल ऑपरेशन से ग्रो कर रही है। ओके, अगला सेक्शन है सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आसान भाषा में कहें तो ये किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में। ये टेबल एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान दीजिए। एक ही इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपनी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कितने अलग अलग तरीकों से अफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो अनरियलाइज्ड गेन्स सीधे इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफिकेशन में वो इक्विटी का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक्सप्लेन्ड। अभी तक हमने एसेट्स की बात की, अब बैलेंस शीट के दूसरे साइड यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ कॉमन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दी गई हैं जो एक एनालिस्ट को अक्सर देखने को मिलेंगी, जैसे बैंक लोन्स, बॉन्ड्स पेएबल, लीज ऑब्लिगेशंस और हाँ, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एनालिसिस विद रेशियोज। देखिए, अभी तक हमने बैलेंस शीट के अलग अलग कंपोनेंट्स को समझा। अब टाइम है ये सीखने का कि रेशियोज का इस्तेमाल करके इन नंबर्स से जरूरी इनसाइट्स कैसे निकाले जाते हैं। ये एक एनालिस्ट के सामने आने वाला बहुत ही आम चैलेंज है। एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे एप्पल और एक छोटी सी टेक स्टार्टअप, इन दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ को आपस में आखिर कंपेयर करें तो करें कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। इस टेक्निक में हम बस हर बैलेंस शीट आइटम को टोटल एसेट्स के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। इससे एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बन जाता है जो हमें एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करने में मदद करता है। ये टेबल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट रेशियोज को समराइज करती है। देखिए, एग्जाम के लिए लिक्विडिटी रेशियोज जो ये बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकती है या नहीं, और सॉल्वेंसी रेशियोज जो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाते हैं। दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द एनालिस्ट्स फाइनल टूल किट। एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छा एनालिस्ट बनने के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज रट लेना काफी नहीं होता। असली स्किल इन टूल्स को जजमेंट के साथ अप्लाई करने में है। तो ये है फाइनल टूल किट। नंबर्स के पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स, इंडस्ट्री पीयर्स से कंपैरिजन और जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उन सब फैक्टर्स को शामिल करना ही पड़ता है। और आखिर में ये सवाल, यही एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान है। बैलेंस शीट आपको क्लूज तो दे देती है,
लेकिन असली काम उन क्लूज के पीछे की वजह, उनकी कहानी को सामने लाना है। नंबर्स बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन एक टॉप एनालिस्ट वो है जो ये समझाए कि ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर डाइव करते हैं, CFA लेवल 1 के लिए, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेट इनकम ही सब कुछ क्यों नहीं है। फिर तीनों कैश फ्लो एक्टिविटीज को देखेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीखेंगे। और हाँ, लास्ट में IFRS और US GAAP के बीच के जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं उन पर भी फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जरूरत ही क्यों है? मतलब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट तो है ही जो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो फिर एक और स्टेटमेंट क्यों? सोचिए इस बारे में। एक सिंपल सा सवाल है, क्या एक ऐसी कंपनी जो अपने इनकम स्टेटमेंट पर जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रही है, क्या वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है? और उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर उसके पास कैश ही न बचे, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, उसके लिए एक्चुअल हाथ में कैश ही खत्म हो जाए। और यहीं से ये बात क्लियर होती है कि देखिए, प्रॉफिट और कैश ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी गैप को, इस कैश और प्रॉफिट के बीच के फर्क को भरने के लिए हमारे पास आता है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसको एक ब्रिज की तरह समझिए, एक पुल जो ये बताता है कि साल के शुरू में कंपनी के पास कितना कैश था, फिर पूरे साल के दौरान कैश कहाँ से आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और फाइनली साल के एंड में कितना कैश बचा। ये पूरी कहानी बताता है। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट ही वो लिंक है जो बताता है कि पीरियड के शुरुआत की बैलेंस शीट से लेकर पीरियड के एंड की बैलेंस शीट तक जो कैश बैलेंस में चेंज आया है वो आखिर आया कैसे। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। इसके 3 मेन पिलर्स यानी 3 एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? देखिए, कंपनी में होने वाला हर कैश ट्रांजैक्शन इन 3 बकेट्स में से किसी एक में ज़रूर फिट होगा। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या CFO। ये कंपनी के कोर बिजनेस, मतलब उसके दिल की धड़कन है। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या CFI। ये कंपनी के फ्यूचर के बारे में है, जैसे नई फैक्ट्री लगाना। और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या CFF। ये कंपनी के फंड रेजिंग से जुड़ा है, मतलब ओनर्स और लेंडर्स से पैसों का लेन देन। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी CFO को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सच कहूं तो यही कंपनी की हेल्थ का सबसे सच्चा आईना होता है। अब CFO निकालने के 2 रास्ते हैं, दोनों से मंजिल एक ही मिलती है। एक है डायरेक्ट मेथड जो सीधे सीधे बताता है कि कस्टमर से कितना कैश आया, सप्लायर को कितना गया, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड जो नेट इनकम से शुरू होता है। अब दुनिया भर की 99% कंपनियां इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेट इनकम और एक्चुअल कैश फ्लो के बीच का जो ब्रिज है ना, उसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड काम कैसे करता है? इसका लॉजिक सिंपल है। ये नेट इनकम को रिवर्स इंजीनियर करता है, यानी हम नेट इनकम से शुरू करते हैं और उसमें से उन सब चीजों का इफेक्ट निकाल देते हैं जिनका कैश से कोई लेना देना नहीं था, जैसे डेप्रिसिएशन। फिर हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करते हैं और बस हम पहुंच जाते हैं एक्चुअल कैश फ्लो तक।
चलिए आइए इसको एक रियल एग्जाम्पल से करके देखते हैं। मान लीजिए एक्मे कॉरपोरेशन है और उनका नेट इनकम है $2,210। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस नेट इनकम से हम एक्चुअल कैश तक का सफर तय करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। ओके, तो एडजस्टमेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन कैश चार्जेस। सोचिए, डेप्रिसिएशन, ये एक एक्सपेंस है, लेकिन इसके लिए पॉकेट से कोई कैश नहीं गया, तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे। ठीक। फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मान लीजिए कोई गेन ऑन सेल हुआ। ये प्रॉफिट तो है, पर ये ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं, इन्वेस्टिंग से आया है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। और आखिर में आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ गए, इसका मतलब उधार पे माल ज्यादा बेचा है, कैश अभी नहीं मिला, तो हम इसको नेट इनकम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल लॉजिक। तो इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद देखिए क्या होता है। हम $2,210 के नेट इनकम से शुरू हुए थे और पहुंचे कहाँ? $2,606 के नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। देखा, जो प्रॉफिट दिख रहा था और जो एक्चुअल कैश बिजनेस ने बनाया, उसमें कितना बड़ा फर्क है। यही इस स्टेटमेंट की असली पावर है। ओके, सीएफओ वाला पार्ट सबसे टेक्निकल था। अब जो बाकी दो सेक्शंस हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या आता है? सिंपल, लॉन्ग टर्म एसेट्स का खरीदना और बेचना। जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक्मी ने $1,300 का नया इक्विपमेंट खरीदा, तो कैश गया यानी कैश आउटफ्लो, और $762 का पुराना इक्विपमेंट बेच दिया, तो कैश आया यानी कैश इनफ्लो। और अब आते हैं तीसरे सेक्शन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। यहाँ पर कंपनी और उसके फाइनेंसर्स, मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं, जैसे डेट होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, उनके बीच के कैश फ्लोज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्मे ने अपना लोन चुकाया, कैश गया। अपने ही शेयर्स वापस खरीदे, कैश गया। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए, फिर से कैश गया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, खासकर सीएफए एग्जाम के लिए, आईएफआरएस और यूएस गैप के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उनको अच्छे से समझना होगा। एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। मोटा मोटा फर्क क्या है? देखिए, आईएफआरएस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कहता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को आप कंपनी के बिजनेस के हिसाब से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यूएस गैप बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहता है नहीं, रूल्स आर रूल्स। इंटरेस्ट पेड हमेशा ऑपरेटिंग में जाएगा, डिविडेंड्स पेड हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा। ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारा की टेक अवे क्या है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो इन नंबर्स के पीछे की असल कहानी क्या है? और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि एक बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ का आईना कौन है? इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट का ख्वाब दिखाता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो कैश की ठोस जमीनी हकीकत बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एक बहुत ही कोर टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं, मास्टरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और हाँ, सीएफए लेवल 1 एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी कंपनी की नेट इनकम उसकी पूरी कहानी बता देती है? देखिए, नेट इनकम एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी-कभी ये नंबर्स आपको पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। एक्चुअली ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो फिर असली सच कहाँ मिलेगा? वेल, किसी कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ और हाँ, वैल्यूएशन को समझने के लिए एनालिस्ट्स हमेशा कैश को फॉलो करते हैं। कहते हैं ना, कैश इज किंग। असली कहानी तो कैश फ्लो में ही छिपी होती है।
तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाई कैश फ्लो मैटर्स, फिर एक 4 स्टेप एनालिसिस फ्रेमवर्क को समझेंगे, इसके बाद कुछ टूल्स फॉर डीपर एनालिसिस देखेंगे, फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी कैश फ्लो रेशियोज पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा पहला पॉइंट, कैश फ्लो आखिर इतना मैटर क्यों करता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो नेट इनकम होती है ना, उसमें डेप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश आइटम्स भी शामिल होते हैं। मतलब ये वो खर्चे हैं जिनके लिए जेब से असल में कैश नहीं गया। इसीलिए कैश फ्लो कंपनी की एक्चुअल कैश पोजीशन का कहीं ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है। ये कोड बहुत ही की है, इसे ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है कि लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी को अपने कोर बिजनेस से यानी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट करना ही पड़ेगा। सोचिए, अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव रहे तो कंपनी को जिंदा रहने के लिए या तो कर्ज लेना होगा या नए शेयर्स इशू करने होंगे, और ये तरीका लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच की। एग्जाम में एनालिसिस करते वक्त ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। ये आपके एनालिसिस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा। तो ये है वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम कैश के मेजर सोर्सेज एंड यूजेस को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब पैसा आया कहां से और गया कहां। फिर एक एक करके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के मेन ड्राइवर्स को समझते हैं। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप को ग्रुप डेनोन के एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारा सवाल है, डेनोन के लिए कैश के मेजर सोर्सेज एंड यूजेस क्या थे? अगर इस डेटा को देखें तो 2016 में कैश का प्राइमरी सोर्स थी हेल्दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सब ठीक लग रहा है, लेकिन 2017 में अचानक से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्राइमरी सोर्स बन गई। ऐसा क्यों हुआ? वेल, इसकी वजह यह थी कि डेनोन ने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया था और उसे फंड करने के लिए फाइनेंसिंग से कैश रेज किया। अब आते हैं फ्रेमवर्क के सेकंड स्टेप पर। यह एक तरह का क्वालिटी चेक है। यहां हम एक की इंडिकेटर देखते हैं। क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे हम CFO भी कहते हैं, नेट इनकम से ज्यादा है? डेनोन के केस में हम देख सकते हैं कि दोनों ही सालों में CFO नेट इनकम से ज्यादा था। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स हाई क्वालिटी हैं और कैश बैक्ड हैं। खासकर एक मैच्योर कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, एनालिसिस को अब एक डीपर लेवल पे ले जाते हैं और कुछ टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले है कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक शानदार टूल है जो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। कॉमन साइज एनालिसिस करने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहले तरीके में हम हर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को टोटल इनफ्लोज या आउटफ्लोज के परसेंटेज के तौर पर दिखाते हैं, और दूसरे तरीके में हर आइटम को नेट रेवेन्यू के परसेंटेज के तौर पर। दोनों ही मेथड्स हमें एनालिसिस के लिए अलग अलग यूजफुल पर्सपेक्टिव्स देते हैं। चलिए एप्पल का डेटा देखते हैं नेट रेवेन्यू मेथड का यूज करके। यहां एक ट्रेंड पे ध्यान दीजिए। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स लगातार घट रहा है। 34.8% से गिरकर 27.7% पर आ गया। एज एन एनालिस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जिसे नोट करना जरूरी है। तो एप्पल के डेटा से हमें 3 की ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। पहली, CFO लगातार नेट इनकम से ज्यादा है, जो एक अच्छी बात है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, CFO और नेट इनकम के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरी, कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जरूरत से ज्यादा कैश जनरेट कर रही है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, फ्री कैश फ्लो। देखिए, CFA करिकुलम में वैल्यूएशन एक कोर टॉपिक है और फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन की फाउंडेशन है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म यानी FCFF। ये वो कैश फ्लो है जो कंपनी के सभी कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब डेट इन्वेस्टर्स और इक्विटी इन्वेस्टर्स दोनों के लिए।
और ये कैश कब अवेलेबल होता है? सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स पे करने के बाद। ये रहा FCFF का फॉर्मूला। हम CFO से शुरू करते हैं, उसमें आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस को वापस ऐड करते हैं और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को वापस ऐड क्यों किया? क्योंकि ये वो कैश है जो डेट प्रोवाइडर्स के लिए अवेलेबल था, इसे उन्हें पे करने से पहले फर्म के पास था। दूसरा मेजर है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या FCFE। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कैश फ्लो है जो सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। और ये कब बचता है? सारे एक्सपेंसेस और डेट ऑब्लिगेशंस, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सब पे करने के बाद। FCFE का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसमें हम CFO में से कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर नेट बोरोइंग ऐड करते हैं। अब नेट बोरोइंग क्या है? सिंपली जितना नया कर्ज लिया माइनस जितना पुराना कर्ज चुकाया, और यही नेट बोरोइंग FCFF और FCFE के बीच का मेन डिफरेंस है। और आखिर में चलिए कुछ जरूरी कैश फ्लो रेशियोज को कवर करते हैं। रेशियोज बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं जो हमें किसी कंपनी की परफॉर्मेंस और सॉल्वेंसी को जल्दी से इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ की रेशियोज हैं, जैसे कैश रिटर्न ऑन एसेट्स। ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके कितनी एफिशिएंटली कैश जनरेट कर रही है। वहीं डेट कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए कितना कैश है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन रेशियोज को समझना बहुत क्रिटिकल है। अब ये कंपैरिजन देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट है जिसकी रेवेन्यू से कैश जनरेट करने की एबिलिटी लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ एप्पल है जिसकी ये एबिलिटी घट रही है। ये दिखाता है कि दो टेक जायंट्स के कैश जनरेशन ट्रेंड्स कितने अलग हो सकते हैं। इसके पीछे शायद उनके बिजनेस मॉडल में कुछ शिफ्ट्स हो सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे रैप अप करते हैं। जब कोई एनालिस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करता है, तो क्या वो सिर्फ नंबर्स देख रहा होता है या फिर वो उस कंपनी की पूरी बायोग्राफी पढ़ रहा होता है? याद रखिए, एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा नंबर्स के पीछे की कहानी को समझता है। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक को आसान बनाएंगे। टॉपिक है इन्वेंट्री। सो चलिए एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर एनालिस्ट को भी चक्कर में डाल देता है। सोचो, दो कंपनीज हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, हर चीज सेम, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा अकाउंटिंग रूल अलग चुनने से उनके प्रॉफिट्स में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। कैसे? आइए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्वेंटरी अकाउंटिंग इतना मैटर क्यों करती है। फिर इसके वैल्यूएशन के रूल्स क्या हैं। उसके बाद एक केस स्टडी से देखेंगे कि इसका रेशियोज पर क्या असर पड़ता है। फिर आएगा सबका फेवरेट टॉपिक, फीफो वर्सेस लाइफो। और एंड में एक एनालिस्ट की फाइनल चेकलिस्ट जो सब कुछ टाई अप कर देगी। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, व्हाई इन्वेंट्री अकाउंटिंग मैटर्स। आखिर एक एनालिस्ट के लिए इन्वेंट्री इतनी क्रूशल है ही क्यों? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह समझनी है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करती है। यह सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा डिसीजन है जो सीधा कंपनी के बड़े बड़े नंबर्स पर असर डालता है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट इनकम की, और यहां तक कि बैलेंस शीट पर बैठे टोटल एसेट्स की भी। सब कुछ इस एक चॉइस से हिल जाता है। ओके, तो अब जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई है, तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2। चलिए देखते हैं कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के आखिर रूल्स क्या हैं, स्पेशली IFRS और US GAAP के अंदर। रूल्स में जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे समझना जरूरी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम NRV कहेंगे। अब ये क्या है? सोचो, आपके पास एक फोन है जिसे आप 10,000 में बेच सकते हो।
लेकिन उसको अच्छे से पैक करके कुरियर करने में 500 रुपए का खर्चा है। तो आपके हाथ में कितना आया? 9,500। बस यही है एनआरवी, यानी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस उसको बेचने का एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अब आते हैं गोल्डन रूल पर। आईएफआरएस कहता है कि इन्वेंट्री को हमेशा उसकी कॉस्ट या उसकी एनआरवी, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर रिपोर्ट करना है। ये एक तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच है। इस रूल को कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या LCNRV। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम IFRS और US GAAP के बीच एक बड़ा फर्क देख रहे हैं, और वो है इन्वेंट्री राइट डाउन रिवर्सल्स को लेकर। देखो, IFRS कहता है कि अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यू कम की, यानी राइट डाउन किया, और बाद में उसकी वैल्यू वापस बढ़ जाती है, तो आप उस राइट डाउन को रिवर्स कर सकते हो, प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। लेकिन US GAAP बिल्कुल सख्त, वो कहता है एक बार वैल्यू कम हो गई तो बस हो गई, रिवर्सल अलाउड ही नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है हत्सुमे एंटरप्राइजेस, जो IFRS फॉलो करती है। 2017 में इनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 5.2 मिलियन, लेकिन एनआरवी गिरकर 4.9 मिलियन हो गई। तो उन्होंने 0.3 मिलियन का राइट डाउन एज एन एक्सपेंस दिखाया। सिंपल। लेकिन 2018 में मार्केट कंडीशंस अच्छी हो गईं और एनआरवी रिकवर हो गई, तो IFRS के अंडर वो उस 0.3 मिलियन के लॉस को रिवर्स कर सकते हैं, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर यही कंपनी US GAAP पर होती तो 2018 में कुछ नहीं कर पाती, वो रिवर्सल मना है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब असली मजा तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है। सेक्शन 3। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं, वॉल्वो ग्रुप का, और देखते हैं कि इन रूल्स का उनके फाइनेंशियल रेशोज पर आखिर क्या असर पड़ता है। एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, कंपनीज एक इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस अलाउंस बनाती हैं। ये बेसिकली एक प्रोविजन है उस इन्वेंट्री के लिए जिसके पुराने या खराब होने का डर है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री के रिपोर्टेड नंबर्स लेंगे और फिर उन्हीं नंबर्स को इस अलाउंस के बिना एडजस्ट करके देखेंगे। और अब देखिए जादू, जब हम रिपोर्टेड फिगर्स देखते हैं यानी अलाउंस के साथ, तो इन्वेंट्री टर्नओवर 5.04 है। अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमने अलाउंस को हटाकर एडजस्ट किया, टर्नओवर गिरकर 4.71 हो गया। सिमिलरली डेज ऑफ इन्वेंट्रीज रिपोर्टेड अच्छे दिख रहे हैं, 72 दिन, लेकिन असलियत में 77 दिन है। यही तो है नंबर्स के पीछे की कहानी। राइट डाउन से कंपनी ज्यादा एफिशिएंट लग रही है, जबकि शायद वो उतनी है नहीं। तो इस सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एज एन एनालिस्ट आपको कभी भी रिपोर्टेड नंबर्स पर अंधा विश्वास नहीं करना है। हमेशा सोचना है कि क्या इन नंबर्स को कुछ डिस्टॉर्ट कर रहा है। इस केस में इन्वेंट्री राइट डाउन्स एक्टिविटी रेशियोज को, जैसे कि टर्नओवर को, असल से बेहतर दिखा सकते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है। सेक्शन 4, कॉस्ट फॉर्मूलाज, यानी फीफो वर्सेस लाइफो, और हम इसको इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि वहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो फीफो और लाइफो है क्या? बहुत सिंपल है। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री पहले खरीदी वो पहले बेची मानी जाएगी, बिल्कुल जैसे एक दूध की दुकान वाला पहले पुराने पैकेट बेचता है। लाइफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहां जो इन्वेंट्री सबसे आखिर में खरीदी वो पहले बेची मानी जाती है। सोचो, एक कोयले का ढेर जिसमें से ऊपर से ही कोयला निकाला जाता है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, लाइफो सिर्फ US GAAP में अलाउड है, IFRS में नहीं। अब देखते हैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। मान लो 4% इन्फ्लेशन है। यहां दो आइडेंटिकल कंपनीज हैं, F, FIFO और L, LIFO।
ध्यान से देखिए, कंपनी एल जो लाइफो यूज कर रही है उसका कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे नई यानी सबसे महंगी इन्वेंट्री को पहले बेच रही है। COGS ज्यादा तो नेचुरली ग्रॉस प्रॉफिट कम, और बैलेंस शीट पर एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम है क्योंकि वहां पुरानी सस्ती इन्वेंट्री बची हुई है। तो एग्जाम के लिए ये समरी याद कर लो। राइजिंग प्राइसेस में लाइफो का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर, नेट इनकम लोअर, एंडिंग इन्वेंट्री लोअर, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो हायर दिखेगा, जिससे लगेगा कि कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है। यही तो लाइफो का खेल है। इनकम स्टेटमेंट करंट रहती है बट बैलेंस शीट आउटडेटेड हो जाती है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद एक शार्प एनालिस्ट आखिर करे तो करे क्या? जवाब आसान है, उसको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुटनोट्स में। सेक्शन 5, द एनालिस्ट्स फाइनल चेकलिस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फुटनोट्स होते हैं ना, वो एक एनालिस्ट के सबसे अच्छे दोस्त हैं। सच्ची, यहां कंपनी को सब कुछ बताना पड़ता है। उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, फीफो है या वेटेड एवरेज, टोटल इन्वेंट्री कितनी है, कितना राइट डाउन किया, और अगर IFRS फॉलो कर रहे हैं तो क्या कोई राइट डाउन रिवर्स भी किया है। सारी जानकारी यहां मिलेगी। तो हमारा अल्टीमेट टेक अवे क्या है? यही कि आप कभी भी दो कंपनीज को, खास करके अलग अलग इंडस्ट्रीज या रीजन्स की, आंख बंद करके कंपेयर नहीं कर सकते। एक एनालिस्ट का काम ही यही है कि वो फुटनोट्स पढ़े, समझे कि कौन सी कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है, और फिर जरूरी एडजस्टमेंट्स करे ताकि दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाया जा सके। इसके बिना कंपैरिजन बेकार है। तो अब आपके पास वो टूल्स हैं जिससे आप सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि उन नंबर्स के पीछे की कहानी देख सकते हैं। तो अगली बार जब किसी कंपनी के इन्वेंट्री रेशियोज को देखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ एक नंबर देख रहा हूं या फिर कंपनी के अकाउंटिंग चॉइसेस और इसकी असली परफॉर्मेंस की कहानी? इस सोच के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सबको CFA एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार, चलिए CFA लेवल 1 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग टर्म एसेट्स को आसान भाषा में समझते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो क्रूशल है ही, लेकिन इसके बिना किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक से समझना काफी मुश्किल है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इनटैंजिबल एसेट्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एसेट्स अक्वायर कैसे होते हैं और उनकी वैल्यू कब गिरती है, यानी इम्पेयरमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट, IFRS और US GAAP के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। एग्जाम में इससे सवाल पक्का आता है। और फाइनली एनालिसिस के लिए कुछ की रेशोज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये इनटैंजिबल एसेट्स आखिर हैं क्या? इंटैंजिबल एसेट्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, मतलब इन्हें छू नहीं सकते। सोचो जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या फिर सॉफ्टवेयर। लेकिन फिजिकल ना होने का मतलब ये नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनसे कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि इनटैंजिबल एसेट्स क्या हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज इन एसेट्स को पाती कैसे हैं? इसके मूल रूप से 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि इन्हें सीधा खरीद लिया जाए। दूसरा, कंपनी इन्हें खुद डेवलप करती है, जैसे R&D के थ्रू। और तीसरा तरीका है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। इसे कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीनों मेथड्स की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। अब ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक बहुत ही स्पेशल एसेट निकल कर आता है, गुडविल। सोचो, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वो उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसे देती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एसेट्स नहीं खरीद रही, वो उस कंपनी का ब्रांड, उसकी रेप्यूटेशन, उसके कस्टमर रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों के लिए प्रीमियम दे रही है।
बस यही एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल कहलाता है। चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जब AB InBev ने SAB मिलर को एक्वायर किया तो उन्होंने बिलीव इट और नॉट लगभग $74 बिलियन का गुडविल रिकॉर्ड किया। 74 बिलियन, ये उनके टोटल परचेज प्राइस का 70% से भी ज्यादा था। सोच के देखिए गुडविल कितना मैसिव, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये $74 बिलियन सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। हाँ, AB InBev ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि इसके पीछे रियल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। उन्हें एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिली और फ्यूचर में जो कॉस्ट सिनर्जीज यानी कॉस्ट सेविंग्स होंगी उनके लिए ये प्रीमियम पे किया गया था। लेकिन एसेट की कहानी हमेशा अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी, कभी कभी अचानक से उसकी वैल्यू गिर जाती है। और अकाउंटिंग की दुनिया में इस सिचुएशन के लिए एक खास शब्द है, इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट आखिर है क्या? ये एक नॉन कैश चार्ज है, मतलब कंपनी की जेब से कोई कैश नहीं जाता, ये बस एक अकाउंटिंग एंट्री है। कंपनी इसे तब रिकॉर्ड करती है जब उसके एसेट की जो बुक वैल्यू है यानी कैरिंग अमाउंट, वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाती है और इसका असर सीधा इनकम स्टेटमेंट पर पड़ता है। ये एक लॉस की तरह दिखता है जिससे नेट इनकम कम हो जाती है। अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खास करके एग्जाम के लिए। इम्पेयरमेंट की जो अकाउंटिंग है ना, वो IFRS और US GAAP में काफ़ी अलग है और एग्जामिनर्स को ये डिफरेंसेस पूछना बहुत पसंद है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, मान लीजिए कि कंपनी है ससेक्स को और उनके पास एक मशीन है। यहाँ उस मशीन का सारा डेटा दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर पर ध्यान दीजिए। मशीन की कैरिंग अमाउंट यानी जो उसकी बुक वैल्यू है वो है 18,000 पाउंड्स। तो सवाल सीधा सा है, अगर ये कंपनी IFRS स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो क्या इस मशीन पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा? चलिए IFRS की रूल्स अप्लाई करते हैं। IFRS कहता है कि कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? ये है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो भी हायर हो। हमारे केस में 16,000 और 15,000 में से हायर है 16,000। तो अब कंपेयर करते हैं। कैरिंग अमाउंट है 18,000, रिकवरेबल अमाउंट है 16,000। क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब यस इम्पेयरमेंट हुआ है। कितना? 18,000 माइनस 16,000 यानी 2,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम अलर्ट। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। IFRS में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्यूचर में एसेट की वैल्यू वापस बढ़ जाती है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन US GAAP इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां एक बार इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया तो बस हो गया, उसका रिवर्सल अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच। ठीक है, इम्पेयरमेंट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब एक एसेट की लाइफ साइकिल का एंड होता है, यानी जब कंपनी उसे बेचती है या रिटायर करती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इसका कैलकुलेशन थैंकफुली काफ़ी आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिस दिन एसेट बेचा उस दिन की उसकी कैरिंग अमाउंट निकालो। स्टेप 2, उसे सेल से मिले पैसों यानी सेल प्रोसीड से कंपेयर करो। स्टेप 3, अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो गेन, अगर कम है तो लॉस। सिंपल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ अविन्स को $3.1 मिलियन में बेचा गया। उनकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 1.9 मिलियन। तो सीधा सीधा कंपनी को $1.2 मिलियन का गेन हुआ। और एक और चीज, ये जो 3.1 मिलियन कैश मिला है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो अब तक हमने अकाउंटिंग देखी, लेकिन अब थोड़ा एनालिस्ट वाला चश्मा पहनते हैं। एक एनालिस्ट के लिए इन सब नंबर्स का क्या मतलब है?
इन लॉन्ग टर्म एसेट्स को एनालाइज करने के लिए कुछ बहुत ही काम के रेशियोज होते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये 3 रेशियोज बहुत काम के हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है रेवेन्यू बनाने के लिए। फिर है एवरेज एज। इससे पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स ऑन एन एवरेज कितने पुराने हैं। और आखिर में रिमेनिंग लाइफ, जो ये अंदाजा देता है कि ये एसेट्स और कितने साल काम आएंगे। अब इन रेशियोज को एक्शन में देखते हैं। यहाँ 3 टेलीकॉम कंपनीज का कंपैरिजन है। डेटा को देखें तो साफ दिख रहा है कि ऑरेंज का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर सबसे ज्यादा 1.6x, मतलब वो अपने एसेट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल रही है, काफी एफिशिएंट है। दूसरी तरफ वराइजन के एसेट सबसे नए लग रहे हैं क्योंकि एस्टिमेटेड एज सबसे कम है, सिर्फ 10.7 साल। बस ऐसे ही कंपैरिजन से एक इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की पोजीशन का पता चलता है। ये बार चार्ट इसी कंपैरिजन को और भी क्लियर कर रहा है। देखिए, BCE का टर्नओवर अपने पीयर्स यानी ऑरेंज और वराइजन से कितना कम है। इसका मतलब सीधा सा है, अपने फिक्स्ड एसेट्स के हर डॉलर पर BCE को बाकी दोनों से कम सेल्स मिल रही हैं। एक एनालिस्ट के लिए ये बिल्कुल एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है, जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बड़ा सा इम्पेयरमेंट लॉस दिखे, तो एक एनालिस्ट के तौर पर दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सवाल ये पूछना है कि मैनेजमेंट ने आखिर ऐसा क्या खरीदा था या कहाँ इन्वेस्ट किया था जिसकी वैल्यू इतनी बुरी तरह गिर गई। क्योंकि इम्पेयरमेंट सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये मैनेजमेंट के पिछले कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस पर, उनकी समझ पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये उनकी पिछली गलतियों की कहानी बताता है। CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स वेलकम। चलो आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 3 सबसे ट्रिकी टॉपिक्स को टैकल करते हैं: लीसेस, पेंशन्स और शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन। ये टॉपिक्स अक्सर कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर ट्रस्ट मी, आज हम इन्हें एकदम सिंपल बना देंगे। तो एक कंपनी की सबसे बड़ी हिडन लायबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए, ज्यादातर लोग तो बस डेट के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन एक स्मार्ट एनालिस्ट को पता होता है कि असली कहानी तो डेट के आगे है। कुछ सबसे बड़ी ऑब्लिगेशंस बैलेंस शीट पर छिपी होती हैं। तो आज का अपना गोल सिंपल है। CFA एग्जाम के लिए इन 3 एरियाज में फाउंडेशन को रॉक सॉलिड करना है। और याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये एक शार्प फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की ट्रेनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लीजेस। इसे सिंपल टर्म्स में समझिए। क्या कंपनी एक एसेट को सिर्फ रेंट कर रही है या उसे फाइनेंसिंग के थ्रू इफेक्टिवली खरीद ही रही है? अकाउंटिंग में सारा खेल इसी सवाल का है। टेक्निकली देखें तो एक लीज बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक है लेसी, यानी जो एसेट यूज कर रहा है, और दूसरा है लेसर, यानी एसेट का ओनर। ये कॉन्ट्रैक्ट लेसी को एक फिक्स टाइम के लिए एसेट यूज करने का राइट देता है और बदले में वो पेमेंट्स करता है। अच्छा, अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, लीज का टाइप क्या है? IFRS और US GAAP दोनों स्टैंडर्ड्स में ये 5 क्राइटेरिया हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर लीज इनमें से किसी एक कंडीशन को भी मीट करती है, जैसे ओनरशिप एंड में ट्रांसफर हो रही हो या लीज एसेट की मेजर लाइफ को कवर करती हो, तो ये इफेक्टिवली एक परचेज जैसा ही है। तब इसे फाइनेंस लीज कहते हैं। और अगर नहीं, तो वो बस एक सिंपल रेंटल है जिसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। US GAAP के अंडर क्लासिफिकेशन का सीधा इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है। देखिए, फाइनेंस लीज में इनकम स्टेटमेंट पर इंटरेस्ट एक्सपेंस और एमोटाइजेशन एक्सपेंस अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है?
सब कुछ एक सिंगल लीज एक्सपेंस में चला जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर तो कहानी और भी अलग है। फाइनेंस लीज में प्रिंसिपल पेमेंट एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग CFF है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में पूरी की पूरी पेमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस CFO मानी जाती है। सी द डिफरेंस? और इस क्लासिफिकेशन का सीधा असर पड़ता है की फाइनेंशियल रेशियोज पर। सोचिए, अगर लीज एक ऑपरेटिंग लीज है तो आपका ईबिटा मार्जिन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीज एक्सपेंस एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO भी कम दिखेगा, क्योंकि पूरी पेमेंट CFO से माइनस होती है। ये पॉइंट्स एनालिस्ट के लिए गोल्ड डस्ट की तरह हैं। ठीक है, लीजेस क्लियर? ग्रेट। चलिए अब अपने दूसरे बिग टॉपिक पर चलते हैं, पेंशन्स। इसे ऐसे सोचिए, ये कंपनी का अपने एम्प्लॉयज से किया गया एक फ्यूचर प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन सकता है। पेंशन प्लान्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन DC प्लान। यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉई का होता है, तो अकाउंटिंग भी सिंपल है। दूसरा, डिफाइंड बेनिफिट DB प्लान। यहाँ रिटायरी का बेनिफिट डिफाइंड है, सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर का होता है, और यहीं से सारी अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। एक DB प्लान की हेल्थ चेक करने के लिए ये फॉर्मूला फंडामेंटल है। नेट पेंशन एसेट या लायबिलिटी इज सिंपली द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन DBO। मतलब फंड में पैसा कितना है वर्सेस फ्यूचर में देना कितना है। सिंपल इज दैट। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, BT ग्रुप का। 2018 में उनकी पेंशन ऑब्लिगेशन थी 57.3 बिलियन पाउंड्स, लेकिन उनके प्लान एसेट्स सिर्फ 51 बिलियन। नतीजा, एक मैसिव नेट पेंशन लायबिलिटी जो उनकी बैलेंस शीट पर एक ह्यूज नॉन करंट लायबिलिटी बनके बैठी थी। और राइट, अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, शेयर बेस्ड पे। और यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये एक एक्सपेंस है भी या नहीं। सो द बिग क्वेश्चन इज, अगर कंपनी कोई कैश पे नहीं कर रही तो शेयर बेस्ड पे एक एक्सपेंस क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि कंपनी पे तो कर रही है, बस कैश से नहीं। वो पे कर रही है अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज से, अपनी खुद की इक्विटी से। अब देखिए, स्टॉक से पे करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा क्या है? ये एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को अलाइन करता है और कंपनी का कैश बचता है। बट द डाउनसाइड, इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट होती है और समटाइम्स ये एक्सेसिव रिस्क टेकिंग को एनकरेज कर सकता है। एग्जाम के लिए इसकी अकाउंटिंग के बस ये 2 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, ग्रांट डेट पर अवार्ड की फेयर वैल्यू एस्टिमेट करो। स्टेप 2, इस कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को पूरे वेस्टिंग पीरियड पर स्प्रेड आउट कर दो, यानी रिकॉग्नाइज करो। ओके, तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, लीजेस, पेंशन्स एंड शेयर बेस्ड पे। अब इन सब को एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की नज़र से देखते हैं। द बॉटम लाइन इज व्हाट? ये रहे आपके की टेकअवेज। नंबर 1, लीजेस, पेंशन्स और शेयर बेस्ड पे, ये तीनों की फाइनेंशियल रेशियोज पर बहुत गहरा असर डालते हैं। नंबर 2, IFRS वर्सेस US GAAP के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो कंपनीज को कंपेयर करना मुश्किल बना देते हैं। एंड नंबर 3, एंड लिसन केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, असली कहानी हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुटनोट्स में छिपी होती है, उनके बिना एनालिसिस इम्पॉसिबल है। और मैं इस डिस्कशन को एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूंगा। जरा सोचिए, कौन सी कंपनी फाइनेंशियली ज्यादा हेल्दी है? वो जो अपने एसेट्स के लिए कैश से पे करती है, या वो जो अपने खुद के स्टॉक से पे करती है? इस पर सोचिएगा, बिकॉज अ ग्रेट एनालिस्ट जॉब इज टू आंसर एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। तो इनकम टैक्स अकाउंटिंग
इसमें एक टॉपिक है जो CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स को, आप जानते हैं, अक्सर परेशान करता है। वो है डिफर्ड टैक्सेस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पेपर के लिए आप समझ लीजिए बहुत ही ज़रूरी है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसको एकदम सिंपल कर देंगे। चलिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट पर जो इनकम टैक्स एक्सपेंस दिखाती है वो उस अमाउंट से अलग क्यों होता है जो वो असल में गवर्नमेंट को कैश में पे करती है? इसका जवाब अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स लॉज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में छिपा है, और यही है डिफर्ड टैक्सेस को समझने की। इसको ठीक से समझने के लिए हम पहले अकाउंटिंग और टैक्स के कोर कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, फिर जाएंगे कि ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं, अकाउंटिंग इन्हें हैंडल कैसे करती है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, और सबसे आखिर में एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सेक्शन 1, द कोर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो नींव है ना, वो दो अलग अलग प्रॉफिट नंबर्स को समझने में है जो कंपनीज कैलकुलेट करती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, एक तरफ है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसे हम इनकम बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। ये वो नंबर है जो IFRS या US GAAP जैसे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए रिपोर्ट किया जाता है। दूसरी तरफ है टैक्सेबल इनकम। ये टैक्स अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है और इसी नंबर के बेसिस पर गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ऑलमोस्ट कभी भी सेम नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों प्रॉफिट नंबर्स अलग क्यों हैं? इसका जवाब दो तरह के डिफरेंसेस में है। एक है परमानेंट और दूसरा है टेम्पररी। इनको समझना डिफर्ड टैक्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर की पॉइंट ये है, परमानेंट डिफरेंसेस, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये कभी रिवर्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट को पे किए गए फाइन्स, इससे डेफर्ड टैक्सेस क्रिएट नहीं होते। लेकिन टेम्पररी डिफरेंसेस ये वक्त के साथ रिवर्स हो जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, जहां कंपनी अकाउंटिंग के लिए अलग मेथड यूज करती है और टैक्स के लिए अलग, और यही वो डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से डेफर्ड टैक्सेस क्रिएट होते हैं। अच्छा, तो अकाउंटेंट्स इन टेम्पररी डिफरेंसेस से डील कैसे करते हैं? यहीं पर आते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स यानी DTS और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यानी DTLs। यही वो अकाउंटिंग टूल्स हैं जो इस गैप तो ब्रिज करते हैं। तो एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या DTL कब बनती है? ये तब बनती है जब आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप आज टैक्स कम दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टेक्निकली ये तब होता है जब किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट, मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू, उसके टैक्स बेस से, मतलब टैक्स अथॉरिटी की नज़र में उसकी वैल्यू से ज्यादा हो। और इसका ठीक उल्टा है डेफर्ड टैक्स एसेट या DTA। ये तब बनता है जब आप आज ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकली कहें तो ये तब होता है जब किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से कम हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल है, वो फॉर्मूला जो इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ता है ताकि हम फाइनल इनकम टैक्स एक्सपेंस निकाल सकें। यही है वो क्रूशियल पॉइंट। इनकम स्टेटमेंट पर जो इनकम टैक्स एक्सपेंस दिखता है ना, वो सिर्फ टैक्सेस पेबल यानी कैश टैक्स नहीं होता। असली फॉर्मूला है टैक्सेस पेबल प्लस DTL में जो चेंज आया है माइनस DTA में जो चेंज आया है। ये फॉर्मूला बस ये इंश्योर करता है कि टैक्स का असर उसी पीरियड में रिपोर्ट हो जिसमें उससे जुड़ी इनकम रिपोर्ट हुई थी, भले ही कैश टैक्स बाद में पे किया गया हो। रेस्टोरेंट पार्टनर्स का ये एग्जाम्पल इसको बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, वो अकाउंटिंग के लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज करते हैं और टैक्स के लिए एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन शुरुआत में ज्यादा एक्सपेंस क्लेम करता है, इसलिए उनका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है।
इससे एक DTL यानी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और आखिर में इनकम टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए वो अपने टैक्सेस पेएबल में DTL में आए चेंज को ऐड कर देते हैं। चलिए, अब आखिर में देखते हैं कि ये सब एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। एनालिस्ट सिर्फ एक टैक्स रेट नहीं देखते, वो 3 अलग-अलग रेट्स यूज़ करते हैं पूरी पिक्चर समझने के लिए। पहला है स्टैट्यूटोरी टैक्स रेट। ये बहुत ही सीधा साधा है। जिस देश में कंपनी रजिस्टर्ड है, वहाँ का जो ऑफिशियल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, बस वही है, जैसे अमेरिका में 21%। दूसरा है इफेक्टिव टैक्स रेट। इसका फॉर्मूला है इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्री टैक्स इनकम। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पर ऑन एवरेज कितना टैक्स दे रही है। एनालिस्ट्स इसको फ्यूचर अर्निंग्स को फोरकास्ट करने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कैश टैक्स रेट। इसका फॉर्मूला है कैश टैक्सेस पेड डिवाइडेड बाय प्री टैक्स इनकम। ये रेट बताता है कि कंपनी ने असल में कितना कैश गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया। कैश फ्लो मॉडलिंग और वैल्यूएशन के लिए ये रेट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं इस चर्चा को इस सवाल पर छोड़ता हूं, अगर किसी कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज का अनुमान लगाना है तो इन तीनों में से कौन सा टैक्स रेट सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचिए इसके बारे में। अगर टारगेट ये जानना है कि कंपनी के पास फ्यूचर में कितना कैश होगा, तो उस रेट पर ध्यान देना होगा जो असल में कैश के मूवमेंट को दिखाता है। इससे ये साफ होता है कि डिफर्ड टैक्सेस को समझना सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने का एक पावरफुल टूल है। नमस्ते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इस बेहद ज़रूरी टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न सिर्फ CFA लेवल 1 एग्जाम के लिए, बल्कि एक सक्सेसफुल एनालिस्ट बनने के सफ़र में भी बिल्कुल फंडामेंटल है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? देखिए, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए इस सवाल का जवाब हमेशा एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म से शुरू होता है। मतलब एक सकारात्मक संदेह। नंबर्स एक कहानी बताते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये देखना एक एनालिस्ट का काम है कि वो कहानी सच्ची है भी या नहीं। अच्छा, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हमें 2 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी और दूसरा है अर्निंग्स क्वालिटी। आप समझ लीजिए कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एग्जाम में इनके बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी की। इसका सीधा सा मतलब है रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या ये इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए काम की है, यानी रेलेवेंट है, और क्या ये कंपनी की जो असली इकोनॉमिक स्थिति है उसको बिल्कुल सही बिना किसी बायस के दिखाती है। यहाँ फोकस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पर है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी अर्निंग्स क्वालिटी पर। इसका कनेक्शन कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट से है। जो प्रॉफिट्स या अर्निंग्स दिखाए जा रहे हैं, क्या वो कंपनी के कोर बिजनेस से आ रहे हैं और क्या वो आगे भी आते रहेंगे, यानी सस्टेनेबल हैं, या फिर कहीं ये प्रॉफिट किसी वन टाइम इवेंट से तो नहीं आया, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच दी। याद रखिए, हाई क्वालिटी अर्निंग्स हमेशा सस्टेनेबल होते हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात जो नोट करनी है वो ये है, जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी लो है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्निंग्स क्वालिटी हाई हो या लो। आप उसको ठीक से असेस कर ही नहीं सकते। सोच के देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो आप रिजल्ट को कैसे जज करेंगे? इसलिए अच्छी रिपोर्टिंग क्वालिटी के बिना अच्छी अर्निंग्स क्वालिटी का पता लगाना नामुमकिन है, और ये वैल्यूएशन के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है।
देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी का मामला ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि या तो रिपोर्ट अच्छी है या बुरी। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक अलग अलग लेवल्स होते हैं। और एक एनालिस्ट के तौर पर आपको ये पहचानना आना चाहिए कि एक कंपनी की रिपोर्ट इस स्पेक्ट्रम पे आखिर आती कहाँ है। इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा आराम से समझते हैं। सबसे ऊपर यानी टॉप टियर में वो रिपोर्ट्स हैं जो गैप कंप्लायंट हैं। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी अकाउंटिंग के रूल्स। ये रिपोर्ट्स हाई क्वालिटी सस्टेनेबल अर्निंग्स दिखाती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी। उसके नीचे आती हैं वो रिपोर्ट्स जहां रिपोर्टिंग तो ठीक है लेकिन अर्निंग्स सस्टेनेबल नहीं है। फिर आते हैं बायस चॉइसेस, जहां नियम के अंदर रहते हुए नंबर्स को थोड़ा बेहतर दिखाया जाता है। इससे एक कदम आगे बढ़े तो है अर्निंग्स मैनेजमेंट, जहां गलत इरादे से नंबर्स को बदला जाता है। और सबसे नीचे वो है नॉन कंप्लायंट और फिक्टिशियस रिपोर्ट्स, जो सीधे सीधे फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, अब उस ग्रे एरिया पर फोकस करते हैं जहां मैनेजमेंट गैप के नियमों के दायरे में रहते हुए भी कुछ चॉइसेस लेता है। ये चॉइसेस अनजाने में नहीं होती, बल्कि इनके पीछे एक खास मकसद होता है। यहाँ दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक है अग्रेसिव और दूसरा कंजर्वेटिव। और एक एनालिस्ट के लिए इनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड समझते हैं। पहला है एग्रेसिव अकाउंटिंग। इसका मकसद होता है करंट पीरियड की परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। कैसे? रेवेन्यूज को इन्फ्लेट करके या एक्सपेंसेस को कम करके। इसका नुकसान फ्यूचर में हो सकता है। इसके ठीक उल्टा है कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। इसमें करंट परफॉर्मेंस को जानबूझकर कम दिखाया जाता है ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस बेहतर लगे। एक और तरीका है जिससे नंबर्स को बेहतर दिखाया जा सकता है, और वो है नॉन गैप मेजर्स का इस्तेमाल करना। कंपनीज कभी-कभी अपने एडजस्टेड अर्निंग्स प्रेजेंट करती हैं। इसमें अक्सर वो कुछ नेगेटिव आइटम्स जैसे वन टाइम एक्सपेंसेस को हटा देती हैं। नतीजा, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर दिखती है। इसलिए हमेशा सवाल करना चाहिए कि भाई आपने क्या-क्या एडजस्ट किया है। हमने ये तो समझ लिया कि लो क्वालिटी रिपोर्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट ऐसा करेगा क्यों? आखिर उनके पीछे क्या मोटिवेशंस हो सकती हैं? इसको समझना पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस सच में खराब चल रही हो और मैनेजमेंट उसे छुपाना चाहता हो, या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मीट या बीट करने का जबरदस्त प्रेशर हो। कई बार मैनेजमेंट का जो बोनस होता है वो सीधा कंपनी के अर्निंग से जुड़ा होता है, या फिर लोन अग्रीमेंट्स में लिखे डेट कवेनेंट्स को तोड़ने से बचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। जनरली जब भी कोई फ्रॉड या लो क्वालिटी रिपोर्टिंग होती है तो ये 3 चीजें जरूर मौजूद होती हैं। इसे कहते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। पहला है अपॉर्चुनिटी यानी मौका, जैसे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कमजोर हैं। दूसरा है मोटिवेशन या प्रेशर, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। और तीसरा है रैशनलाइजेशन, यानी अपने किए गए गलत काम को मन ही मन सही ठहराना, जैसे अरे सभी तो ऐसा करते हैं। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक एनालिस्ट को एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ऐसे कौन से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये एक एनालिस्ट के टूलकिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट का सबसे बड़ा नंबर है और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी यहीं होती है। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं। अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ उसके कंपैरेटर्स से बहुत बहुत ज्यादा है, या अगर अकाउंट्स रिसीवेबल रेवेन्यू से भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी सेल्स तो रिकॉर्ड कर रही है पर कैश कलेक्ट नहीं कर पा रही। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी DSO का बढ़ना, इसका मतलब कंपनी को कस्टमर्स से पेमेंट लेने में एवरेज से ज्यादा टाइम लग रहा है। ये भी एक वार्निंग साइन है। और हाँ, बिल इन होल्ड या चैनल स्टफिंग जैसी प्रैक्टिसेस पर भी हमेशा नजर रखनी चाहिए।
रेवेन्यू के अलावा भी कई जगह ध्यान देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री सेल से तेज़ी से बढ़ रही है तो हो सकता है कि माल बिक ही नहीं रहा। एग्रेसिव कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज़, जहां ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को एसेट बना दिया जाता है, ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कंपनी हर क्वार्टर में नॉन रिकरिंग चार्जेस दिखाती है तो भाई वो नॉन रिकरिंग कैसे हुए? और हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर तो हमेशा एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी ज़रूरी है। अब एक बहुत ही पावरफुल रेशियो है जिसे हमेशा चेक करना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट इनकम से डिवाइड करना। अगर ये रेशियो लगातार 1.0 से नीचे रहता है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो नेट इनकम पेपर पर दिखा रही है वो एक्चुअल कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी अर्निंग्स को कैश का सपोर्ट नहीं है। आखिर में हर एनालिस्ट के सामने यही सवाल होता है जो हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, क्या वो बस एक नॉर्मल अकाउंटिंग चॉइस है या फिर ये एक रेड फ्लैग है, एक वार्निंग साइन? इस विश्लेषण में हमने जिन फ्रेमवर्क्स को समझा है उनका इस्तेमाल करके ही इसका सही जवाब मिल सकता है। इसलिए हमेशा नंबर्स के पीछे की कहानी को समझना और एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म बनाए रखना एक एनालिस्ट के लिए सबसे जरूरी है। हेलो CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स, चलिए आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझते हैं। आप इसे किसी कंपनी के लिए एक डॉक्टर के हेल्थ चेकअप की तरह सोच सकते हैं। हम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी हेल्दी है। अच्छा, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंपनियां हैं, कंपनी A और कंपनी B। अब देखिए, कंपनी B का नेट इनकम है 2 लाख यूरो, जो कंपनी A के 1 लाख यूरो से ठीक डबल है। तो सवाल यह है कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है? पहली नजर में तो जवाब बिल्कुल सीधा लगता है, राइट? कंपनी B। पर क्या ये इतना सिंपल है? फाइनेंशियल एनालिसिस में जो दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। देखिए, सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स जैसे कि नेट इनकम को देखना कभी-कभी आपको गुमराह कर सकता है। एक सही डायग्नोसिस के लिए हमें बेहतर टूल्स चाहिए, खासकर जब हम अलग-अलग साइज की कंपनियों को कंपेयर कर रहे हों। और यहीं पर आते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। ये एक एनालिस्ट का टूल किट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है। रेशियोज करते क्या हैं? वो एक फाइनेंशियल नंबर को दूसरे के रिलेशन में दिखाते हैं। इससे साइज का इफेक्ट हट जाता है और हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर पाते हैं। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हम अपने एनालिसिस को 4 मेन पिलर्स में तोड़कर समझेंगे। ये पिलर्स हमें सही सवाल पूछने में गाइड करते हैं। हमारा पहला पिलर है एक्टिविटी। ये पिलर इस एक सवाल का जवाब देता है, कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल कितनी कुशलता से, मतलब कितनी एफिशिएंटली कर रही है। क्या वो अपने रिसोर्सेज से ज्यादा वैल्यू निकाल पा रही है? सो टेक्निकली एक्टिविटी रेशियोज किसी कंपनी के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, जैसे कि वो अपनी इन्वेंट्री को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही है या अपने रिसीवेबल्स को कितनी जल्दी कलेक्ट कर रही है। ये कंपनी की डे टू डे ऑपरेशनल हेल्थ को जांचने जैसा है। इसका एक की एग्जाम्पल है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये रेशो बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितनी तेजी से बेच रही है। सोचिए, एक हाई टर्नओवर का मतलब है कि प्रोडक्ट्स शेल्फ पे पड़े नहीं हैं, वो तेजी से बिक रहे हैं, पैसा स्टॉक में फंसा हुआ नहीं है, जो कि अच्छी एफिशिएंसी का साइन है। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, लिक्विडिटी। ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल पूछता है, क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स चुका सकती है? मतलब क्या उसके पास अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कैश ऑन हैंड है? CFA करिकुलम के हिसाब से लिक्विडिटी रेशियोज किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की एबिलिटी को मापते हैं। आप इसे कंपनी का फाइनेंशियल ब्लड प्रेशर चेक करने जैसा समझ सकते हैं। क्या सब कुछ नॉर्मल है या कोई इमीडिएट रिस्क है? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है करंट रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास हर एक रुपए की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बदले कितने रुपए के शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म से अब लॉन्ग टर्म की तरफ देखते हैं।
हमारा तीसरा पिलर है सॉल्वेंसी। यहां फोकस इस बात पर है कि क्या कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव कर सकती है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। क्या कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वो आने वाले कई सालों तक बिजनेस में टिकी रह सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी फाइनेंसिंग के लिए डेट यानी उधार के पैसे पर कितना निर्भर है ओनर्स के खुद के पैसे यानी इक्विटी के मुकाबले। और फाइनली हमारा चौथा और सबसे जरूरी पिलर प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या कंपनी असल में पैसा कमा रही है? आफ्टर ऑल यही तो किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल है, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये मेजर करते हैं कि कोई कंपनी अपनी रेवेन्यू और एसेट से प्रॉफिट जनरेट करने में कितनी कैपेबल है, मतलब वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉफिट्स में बदलने में कितनी सक्सेसफुल है। और यहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो काम आता है। फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब अगर हम अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर वापस जाएं, तो हो सकता है कि कंपनी बी का नेट इनकम ज्यादा हो, पर अगर कंपनी ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो हर रुपए की सेल पर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो इस केस में कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। देखा? तो अब तक हमने ये 4 अलग अलग पिलर्स देखे, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन असली इनसाइट तो तब मिलती है जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क यूज करेंगे, डुपॉन्ट एनालिसिस। ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ आपका टेम्परेचर देखकर ये नहीं बता सकता कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं या नहीं, वैसे ही एक एनालिस्ट को भी पूरी पिक्चर समझने के लिए कई रेशियोज को एक साथ देखना पड़ता है। कोई एक रेशियो आपको पूरी कहानी कभी नहीं बताता। और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एग्जैक्टली यही करता है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक की मेट्रिक है, उसे 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे नेट प्रॉफिट मार्जिन से मापते हैं। दूसरा एफिशिएंसी, जिसे टोटल एसेट टर्नओवर से मापते हैं। और तीसरा फाइनेंशियल लेवरेज। ये तीनों मिलकर शेयर होल्डर्स के लिए आरओई बनाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, रेशियोज कैलकुलेट करना ये तो बस शुरुआत है। एक एनालिस्ट का असली स्किल इन नंबर्स को इंटरप्रेट करने की कला में है, द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसा कि सीएफए करिकुलम बार बार जोर देता है, एक एनालिस्ट को सिर्फ ये नहीं जानना कि नंबर्स क्या हैं, उसे ये समझना होगा कि इन नंबर्स के पीछे का वाई क्या है, ये डेटा आपको कौन सी कहानी सुना रहा है। तो की टेकअवे ये है, रेशियोज आपको बताते हैं कि व्हाट हुआ, आपका एनालिसिस ये समझाता है कि ऐसा वाई हुआ, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। कैलकुलेशन से इंटरप्रिटेशन तक का सफर ही एक एनालिस्ट का असली काम है। तो हमेशा याद रखिए, नंबर्स आपको व्हाट देंगे। एक एनालिस्ट के तौर पर आपका काम है उस वाई को खोजना। असली वैल्यू, असली इनसाइट उसी वाई में छिपी है। एक कामयाब एनालिस्ट कंपनी का फ्यूचर देखता है, सिर्फ उसका पास्ट नहीं। और इस काम के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। तो चलिए सीएफए लेवल 1 के इस बेहद जरूरी टॉपिक को समझने की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एनालिस्ट्स आखिर किसी कंपनी के भविष्य का अंदाजा लगाते कैसे हैं, वो उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, दे बिल्ड अ मॉडल। जी हां, एक फाइनेंशियल मॉडल ही वो चीज है जो भविष्य की एक साफ तस्वीर पेश करता है। आज के इस सेशन में हम 5 की एरियाज को कवर करेंगे जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की पूरी कहानी बताते हैं। सीएफए लेवल 1 एग्जाम के लिए इन कॉन्सेप्ट्स पर मजबूत पकड़ बनाना बहुत जरूरी है।
तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग जो है वो वैल्यूएशन के लगभग हर काम का एक एसेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। चाहे आपको फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना हो या ईपीएस, शुरुआत यहीं से एक मजबूत मॉडल से ही होती है। तो ये फाइनेंशियल मॉडल आखिर है क्या? आसान भाषा में ये अजम्पशंस और फोरकास्ट्स का एक सेट है जिसे हम किसी कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वैल्यूएशन का एक टूल है जो ईबीआईटी, ईबीटीए और फ्री कैश फ्लो जैसे की मैट्रिक्स पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं 3 स्टेटमेंट मॉडल की। आप इसे किसी कंपनी का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये हैं वो 3 कोर स्टेटमेंट्स: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और जैसा मैंने कहा, ये तीनों एक दूसरे से फंडामेंटली जुड़े हुए हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। देखिए, सब कुछ इनकम स्टेटमेंट के नेट इनकम से शुरू होता है। ये फिगर सीधा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जाता है। इससे कंपनी का कैश बैलेंस बदलता है और वो फाइनल एंडिंग कैश बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही नेट इनकम बैलेंस शीट के रिटेन्ड अर्निंग्स को भी अपडेट करता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। एक स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव होगा तो उसका असर बाकी सब पर भी दिखेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि ये मॉडल असल में बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है इनकम स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग से, और यहाँ जो सबसे जरूरी लाइन आइटम है वो है रेवेन्यू फोरकास्ट। इसे ही टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम रेमी कोइंट्रो ग्रुप का केस स्टडी लेंगे। ये एक फ्रेंच स्पिरिट्स कंपनी है और इसके डेटा को यूज करके हम मॉडलिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 ड्राइवर्स में तोड़ते हैं। पहला है वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब कंपनी ने कितना ज्यादा सामान बेचा, और दूसरा है प्राइस/मिक्स ग्रोथ, यानी किस कीमत पर बेचा। इन दोनों को मिलाकर ही हमें ओवरऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ का सही अंदाजा लगता है। ये रेमी कोइंट्रो का एक सिंप्लीफाइड फोरकास्ट है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सेल्स फोरकास्ट पूरे इनकम स्टेटमेंट को ड्राइव कर रहा है। सेल्स का अनुमान है कि वो 1010 मिलियन से बढ़कर 1275 मिलियन हो जाएगा, जिससे हमें प्रोजेक्टेड ईबीआईटी और नेट प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट तो तैयार हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब हम इसके आउटपुट्स का इस्तेमाल करके बाकी 2 स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कैश फ्लो और बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की प्रोसेस शुरू होती है नेट इनकम से। फिर हम नॉन कैश चार्जेस जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी D&A को वापस ऐड करते हैं। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में बदलाव, कैपेक्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे डेट और डिविडेंड्स को एडजस्ट किया जाता है। और इन सभी फोरकास्टेड नंबर्स का नतीजा हमें मिलता है वैल्यूएशन के सबसे जरूरी इनपुट्स में से एक, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। जब हम ईबिट से शुरू करके टैक्सेस और कैपेक्स जैसी चीजों को एडजस्ट करते हैं तो हम 2024 के लिए रेमी के 300 मिलियन यूरो के प्रोजेक्टेड FCFF तक पहुंच जाते हैं। और अब आता है फाइनल स्टेप, बैलेंस शीट बनाना। यहां एक क्रूशल पॉइंट है। अगर सारे लिंक्स सही तरीके से किए गए हैं तो बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होगी, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये एक तरह से हमारे मॉडल की इंटेग्रिटी का चेक भी है। एक अच्छा एनालिस्ट सिर्फ स्प्रेडशीट तक ही लिमिटेड नहीं रहता, वो उन क्वालिटेटिव फैक्टर्स और रिस्क्स पर भी सोचता है जो फोरकास्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम एक्स फैक्टर्स कह सकते हैं, जो एनालिस्ट के जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। रिस्क्स की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल रिस्क्स, जो कंपनी पर असर डालने वाली बाहरी ताकतें हैं, और दूसरे होते हैं इंटरनल रिस्क्स, जो एनालिस्ट के अपने बायसेस से पैदा होते हैं।
एक्सटर्नल रिस्क को समझने के लिए पोर्टर्स 5 फोर्सेस एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। ये किसी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने में मदद करता है, जैसे रेमी के केस में कोन्याक मार्केट की एनालिसिस। अब बात करते हैं इंटरनल रिस्क की, यानी बिहेवियरल बायसेस। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फर्मेशन बायस जैसे बायसेस फोरकास्टिंग में बड़ी गलतियों की वजह बन सकते हैं। इन बायसेस के बारे में अवेयर होना ही इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है सिनेरियो एनालिसिस करना। जरा देखिए, अजम्पशंस में एक छोटा सा बदलाव वैल्यूएशन को कितना ज्यादा बदल सकता है। हमारे बेस केस में FCFF 300 मिलियन यूरो था, लेकिन अगर मार्जिन थोड़े कम हो जाएं, जैसा सिनेरियो 2 में है, तो FCFF गिरकर सिर्फ 105 मिलियन रह जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक मॉडल उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके अजम्पशंस होते हैं। नंबर्स के पीछे की सोच खुद नंबर्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक मॉडल की एक्यूरेसी जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन क्या उस मॉडल के पीछे जो अजम्पशंस हैं उन्हें चैलेंज करना ज्यादा जरूरी नहीं है? एक एनालिस्ट के तौर पर इस पर सोचना बहुत महत्वपूर्ण है।